सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के, तो उनके पास जो डिसिप्लिन में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस है जो उनके पास, वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो उसका हम यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट जो था वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2, जो कि है मौलिक अधिकार पर बहस। तो ये वीडियो DU सेल NC वेब सारे स्टूडेंटों के लिए होने वाली है, और साथ ही आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन नोट्स सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है मौलिक अधिकार पर बहस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना है मौलिक अधिकार पे बहस, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक दिए थे। आज हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमारे 3 टॉपिक दे रखा था बेसिकली, तो ये बड़े बड़े थे, तो मैंने इसको टॉपिक वाइज बांट के 3 वीडियोज में करा रही हूँ। तो चलिए मौलिक अधिकार पर बहस जानने से पहले हम मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो उसका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें क्या गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में ही मदद करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया है, जिसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, यानी जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, यानी चैप्टर जो 3 है, उसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारत के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जाते हैं, यानी कोई जाति, लिंग आधार नहीं देखी जाती कि वो लड़का है, लड़की है, नीचे ऊंचे, सबको, मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान है। तो यह अधिकार प्राकृतिक में न्याय संगत है, यानी ये न्याय दिलाने में काम करती है प्राकृतिक में। और मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। तो जहां मौलिक अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 3 में, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार जो है वो एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो कि सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की 7 श्रेणी थी, मतलब पहले मौलिक अधिकार 7 थे, पर क्या हुआ, बाद में 1978 में 44वां संशोधन हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति का जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा दिया गया। उसको हटा के उसको भाग जो 12वां है उसमें सम्मिलित कर दिया, यानी मौलिक अधिकार अभी 3 में है और ये भी 3 में था, पर इसको हटा के भाग 12 में कर दिया। और अनुच्छेद 31 था, ये आर्टिकल 31 था पहले, पर इसको अब आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया। यानी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पर क्या किया, इसको हटा के इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अब कितने बचे, अब 6 मौलिक अधिकार बचे। तो 6 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार
का अधिकार शामिल है। तो 6 अधिकार ये आप जान गए। तो देखते हैं, पहला है कि समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, यानी आर्टिकल 90 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। फोर्थ है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। फिफ्थ है कि संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि 31 में दिया गया है। अब हम इसको एक एक करके जानते हैं कि है क्या। तो अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो लाइक भी करते जाइए। तो देखते हैं समानता का अधिकार सबसे पहले, ठीक है। तो समानता का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार और जो पद होते हैं उसके मामलों में समान व्यवहार, एक जैसा सम्मान और एक जैसा व्यवहार करना, उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो किसी व्यक्ति का, उसके अधिकार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समान मान सकते हैं। तो सबको समान माना जाएगा, जाति, लिंग, भेदभाव, किसी के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी नौकरी में, किसी रोजगार में और किसी पद दिया जाएगा अगर किसी को, तो इसमें क्या होगा, समान होगा। इसका अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें ये लिखा गया है। तो देखते हैं आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य को किसी भी व्यक्ति, यानी भारत के साथ या विदेशी हो, चाहे भारतीय व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखना चाहिए। मतलब आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो भारत घूमने भी आया है, वो विदेशी है, उसको कानून के जो समान, उसको एक जैसा देखा जाएगा, चाहे वो लिंग के आधार पर अलग हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पर क्या हो, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। फिर देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 15 कहती है कि जाति, लिंग या मूल के नाम पर जो भेदभाव करते हैं वो करना वंचित है। आर्टिकल 15 ये कहता है। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, यानी राज्य जो है सरकारी काम में जो भी नियोजन होते हैं, चाहे कोई भी नियुक्ति की जाती है या कोई भी पद दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें समान सबको माना जाएगा, चाहे वो किसी भी लिंग, जन्म या किसी भी आधार पर भेदभाव से नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इससे अभ्यास का निर्देश अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। यानी अनुच्छेद 17 कहता है कि मतलब छुआछूत होती है ना, कहते हैं, तो छुआछूत के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसके लिए दंडे का अपराध है। अब आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य की उपाधि नहीं ले सकता, यानी उपाधियों का अंत करा गया है इसके तहत। पहले होता था उपाधियां ले लिया जाता था, मतलब विदेश से कोई पुरस्कार लेकर आ जाते थे, कहीं से कुछ नहीं, विदेश का कोई भी पुरस्कार या कुछ भी स्वीकार नहीं। पहले कहते थे ना, राजा लगता था, महारानी लगता था, महारानी जैसे कोई भी नाम के आगे महारानी या महाराजा या कुछ भी लगता था, तो अब नहीं लगा सकते। अब ओनली एजुकेशन के मामले में, जैसे कि डॉक्टर है, अगर पढ़ के वही लगा सकते हैं, प्रोफेसर बनते हैं तो प्रोफेसर लगा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं ले जा सकते। यानी राष्ट्रपति के बिना आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक नागरिक, मतलब एक समान नागरिक है। तो ये अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अब देखते हैं, यानी राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है, अर्थात वह अधिकार जो विशेष अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माता ने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21, 22 में क्या क्या है, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो देखते हैं अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार की गारंटी दी गई है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिया गया है कि वो स्वतंत्रता कुछ भी करने के लिए, पर उसकी स्वतंत्रता जब तक ही सीमित है जब तक वो किसी और का अपमान या उल्लंघन ना करे।
वन के तहत कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप तभी तक बोल सकते हैं, उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही कुछ कर सकते हैं जब तक सामने वाले को कोई हानि ना पहुंच रही हो। अगर आपकी स्वतंत्रता से किसी सामने वालों की हानि पहुंच रही है तो आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको दंड भी दिया जा सकता है, पर आपकी स्वतंत्रता फुल है, पर आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं होने चाहिए। यानी आपको बोलने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे सकते हो, फिर ये अपराध हो जाएगा, पर बोलने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब 19 सेकंड में ये कहा गया है 19 की बी में कि बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी आप इकट्ठा हो सकते हो पर बिना हथियार के और शांतिपूर्वक, जैसे कि आप जागरण करते हो या कोई सम्मेलन करते हो या कोई संगठन करते हो, आप इकट्ठा हो सकते हो, इसके लिए आप पूरा स्वतंत्रता दिया गया, आप कितना भी बड़ा संगठन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हो, पर आपको हथियार ना हो आपके पास और आप शांतिपूर्वक हो तो। और 19(3) में ये कहा गया है कि संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ बना सकते हो, आप कोई भी समिति बना सकते हो, आप कोई भी संगठन बना सकते हो, आपको पूरी तरह से इसकी स्वतंत्रता दी गई है। और 19(4) में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यानी आपको ये भी स्वतंत्रता दी गई है 19(4) के तहत कि आप भारत में किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं किसी भी हिस्से में, चाहे आप तमिलनाडु जा सकते हैं, चाहे आप कश्मीर जा सकते हैं, चाहे आप पूर्वी भारत जा सकते हैं, चाहे आप पश्चिमी भारत जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब 19(5) में लिखा है कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता, अगर आप जैसे दक्षिण भारत में रह रहे हैं तो आप ऊपर उत्तर भारत में भी आप अपना घर बसा सकते हैं, आप कश्मीर में बसा सकते हैं, आप तमिलनाडु में बसा सकते हैं, आप दिल्ली में बसा सकते हैं, आपको कहीं पे भी किसी भी राज्य में कोई मना नहीं करेगा, आप कहीं भी अपना रेन बसेरा बसा सकते हैं। 19 के तहत कहा गया है कि पसंद के किसी भी देश में जाने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी देश में घूम सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तो आपने जान लिया अनुच्छेद 29। अब जानते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून के दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ये भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। यानी यह अनुच्छेद करता है कि दोषी व्यक्ति जो भी कानून के तहत जो भी दोषी व्यक्ति है उसको अपने अपना जो पक्ष रखते हैं उसका एक कानूनी अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, जो कि मेका दी मामले के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के कई अधिकारों की घोषणा भी की है। यानी कोई भी व्यक्ति वो जीवन की स्वतंत्रता यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के तहत बहुत सारी घोषणा भी की गई है। तो अब देखते हैं क्या है। तो उन्हें जो अनुच्छेद 21A है उसमें ये कहा गया है कि यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये कहा गया है। जो प्राइमरी शिक्षा होती है। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया या हिरासत किया गया है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि उनको 24 घंटे तक, मतलब एक तो कुछ कर नहीं सकते और 24 घंटे के बाद क्या है अदालत में उनको पेश किया जाएगा और उनको अपनी बात रखने का भी अधिकार दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि शोषण के खिलाफ अधिकार यानी राइट अगेंस्ट। तो अब देखते हैं समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में रखा था। तो अनुच्छेद 23 से 24 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बाल श्रम प्रतिबंध है, अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी तथा नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। ये मतलब इसके तहत ये कहा गया है कि जो पहले होता था ना, मतलब गुलाम बना के लोगों को बेचा जाता था, तस्करी की जाती थी, तो इस पे रोक है। और बाल श्रम यानी बच्चों को जो काम कराया जाता है, नौकरी कराई जाती है, उस पे कानूनी अपराध इसको घोषित किया गया है। और ये
नागरिक पे भी होता है और जो गैर नागरिक बाहर के लोग हैं उन पे भी ये लागू होता है, मतलब जो इंडिया में अगर आ रहे हैं तो अनुच्छेद 24 जो वो कहता है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसको किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक जो गतिविधि होती है रोजगार, इसके तहत इस काम करने पर इनको कानूनी अपराध माना गया है। यानी जो 14 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं यानी उनको कोई भी नौकरी करने से मना किया गया है। अब देखते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में ये दिया गया है। तो ये नागरिक को और गैर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में धर्म शब्द को निर्माताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समझ की परिभाषा भी दी है एक अच्छी सी। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि ये अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता को सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने का और प्रचार करने का अधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, मान सकता है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। और अनुच्छेद 26 कहता है कि इसके अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। मतलब बहुत सारे अधिकार भी ये देता है धर्म और संप्रदाय को कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो 26A कहता है, अनुच्छेद 26A की धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करना। यानी आप किसी भी धर्म की संस्थान बना सकते हो, आपको उसकी अनुमति है, ये संविधान में दी गई है और आप रखरखाव भी कर सकते हो। तो 26B कहता है अनुच्छेद की धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए, मतलब धर्म से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो उनका प्रबंधन वो कर सकते हैं, इसकी भी अनुमति दी गई है। 26C के तहत कहते हैं कि चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व अधिग्रहण करने के लिए, यानी जो भी मतलब उनके फंड आते हैं उनको भी उनको दिया गया है अधिकार कि वो रख सकते हैं। 26D कहता है कि कानून के अनुसार संपत्ति की प्रशासन करने के लिए, यानी कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उनकी मर्जी है, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्था जो पूरी तरह से राज्य से धन से संचालित होता है वे कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए उन्हें। मतलब कोई भी जो शिक्षा वाली संस्था होती है वहां पे किसी को धार्मिक जो मतलब बातें होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको जो मानना है वो आप मान सकते हो। इसलिए अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, यानी कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जो है अनुच्छेद 29 और 30 में ये दिया गया है। तो सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है ये। मतलब ये लोगों जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं और जो धार्मिक होती है उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, लोगों की संस्कृति की और लोगों की शिक्षा के अधिकार की। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। ये इन अल्पसंख्यक और धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित पर भी रोक लगाता है। यानी यह अनुच्छेद कहता है कि जो भी व्यक्ति होती है जो अपनी संस्कृति का मतलब बचाव करना चाहते हैं उनको ये अधिकार है, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने भाषा की बहुत सारी क्षेत्रीय बोली होती है तो उसको भी उनको मतलब भाषा, संस्कृति, उनकी कोई लिपि है, इन सब का संरक्षण वो कर सकती है, इसका अधिकार देती है अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में ये दिया गया है। और जो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी कोई भी लोग कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 29 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। यानी जितने भी लोग हैं जो अपनी संस्कृति या अपने धर्म या अपने कोई भाषा होती है, क्षेत्रीय बोली, तो उसका संरक्षण वो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। यानी अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार, वो अपनी पसंद की कोई शिक्षा
संस्था का स्थापना भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। मतलब किसी को भी अपने धर्म से रिलेटेड या भाषा से रिलेटेड जो भी खोलना हो वो खोल सकता है, आराम से स्थापना कर सकता है, उसको चला भी सकता है, कोई रोक नहीं है। अल्पसंख्यक शिक्षणों की स्थापना से संबंधित किसी भी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिरूप राशि गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था जो होती है, यानी जो भाषा सिखाती है, चाहे अपने धर्म की सुरक्षा सिखाती है, उस पर अधिग्रहण नहीं कर सकता है राज्य। और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी अधिकार जब प्रदान करेगा राज्य, तो क्या करेगा, अल्पसंख्यक लोग होगा और जो वो संस्था होगी उसमें भेदभाव नहीं करेगा, वो सबको एक समान मानेगा। अब देखते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहता है। तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अनुच्छेद 32 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो मौलिक अधिकार जो है उसको लागू, अगर उससे उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। और कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार प्रदान होता है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है परमादेश, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है सटियोरी और एक होता है क्यू वाटो। तो ये क्या करता है, ये संविधान की मूल विशेषता होती है। इस अनुच्छेद में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यह रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शव जो है वो अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। यानी जो भी व्यक्ति है हिरासत में है उसको अपने बात रखने का इसमें एक मौका देती है। यानी आपको कोई पुलिस पकड़ ले तो आपको कोर्ट ले जाया जाएगा 24 घंटे में, तो आपको ये अधिकार है कि आप अपने सबूत आप दे सकते हैं और अपनी गवाही दे सकते हैं। परामर्श, यह रिट संवैधानिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन आदेश देती है, जो कि विफल रहे तो प्रदर्शन के इनकार कर दिया है। यानी यह रिट सार्वजनिक अधिकार जो भी अधिकारी होते हैं उनको कर्तव्य का पालन करने का अधिकार देती है और प्रदर्शन करने का भी। प्रतिषेध, यह रिट निचली अदालतों से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। मतलब जो भी रिटें अपने अधिकार क्षेत्र होती है उनकी, उससे बाहर जाने के लिए रोकती है। और सटियोरी जो है वो कहती है कि यह उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें विशेष मामले में स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों को रद्द करने के लिए इसमें कहा जाता है। तो जो क्वोटो और वांटो जो होता है वांटो, तो वो कहता है कि सार्वजनिक पद में रहने से ये रोकता है जिसका जो अधिकार नहीं है जिसका। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 33 क्या कहता है, यानी आर्टिकल 33। तो ये अनुच्छेद के तहत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों जो होती है, खुफिया एजेंसी सदस्यों को मौलिक अधिकार पर प्रहार करने का अधिकार होता है। मतलब आपके मौलिक अधिकार ओनली कौन लोग छीन सकते हैं, जब संसद छीन सकती है, वो भी कोई आपातकालीन समय पे, ऐसे नहीं। संसद छीन सकती है। सशस्त्र बल जो होते हैं, पुलिस है और जो खुफिया एजेंसी है, ये कभी कभी आपकी रक्षा के लिए ही आपके मौलिक अधिकार को क्या करती है, रोकती है। जैसे कि अभी कोरोना चला था, तो कोरोना में आपको संसद द्वारा, मोदी सरकार द्वारा क्या हुआ था, आपको घर में रहने का आदेश दिया था, लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें आपके मौलिक अधिकार का क्या हुआ था, आपके मौलिक अधिकार पर रोक लगाया गया था। पर क्यों लगाया गया था, आपकी भलाई के लिए लगाया गया था। तो जब आपातकालीन की स्थिति आती है देश में, तो मौलिक अधिकार का उस समय कुछ समय के लिए रोका जाता है, तो ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन करा जा सके। तो आर्टिकल अनुच्छेद 34 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो क्षेत्र में मौलिक अधिकार प्रतिबंध किया जा सकता है। यानी कोई मार्शल लॉ, यानी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे मौलिक अधिकार को वहां पे रोका जाता है, लोगों के घर से निकलने के लिए भी और बहुत सारे मौलिक अधिकार बोलने का, क्योंकि उस समय लोगों की भलाई के लिए क्यों होता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार कुछ मौलिक अधिकार प्रभावी कानून बनाने में केवल संसद की है, जैसे कि संसद अनुच्छेद जो 16 के खंड 3 में और अनुच्छेद 32 के खंड 3 में, अनुच्छेद 33 के अनुच्छेद 34 में संबंध में कानून बना सकती है संसद। तो संसद उन कृत्यों के लिए निर्धारित कर दी जा सकती है जिसमें मौलिक अधिकार के तहत अपराध घोषित है। यानी ऊपर निर्दिष्ट मामलों में संबंधित कानून को प्रारंभिक दौरान के तब तक
रहेंगे जब तक किसी संसद या पारित निर्णय संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब संसद जो है वो मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो मौलिक अधिकार की आलोचना यानी इस पे जो बहस है वो क्या है? तो मौलिक अधिकार पे बहस एक तो ये है कि वे स्थायी नहीं है, क्योंकि कभी कभी संसद द्वारा क्या होता है, इसको रोका जा सकता है। तो इस पे बहुत सारी डिबेट्स है कि संसद क्यों किसी के मौलिक अधिकार रोक सकती है। आप पढ़ सकते हैं नीचे और भी चीज की कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार में क्या हुआ था, समानता का अधिकार दिया गया, पर क्या है कुछ लोगों को क्या है, जैसे एसटी ओबीसी होती है, तो क्या होता है इसमें आरक्षण दिया जाता है। तो कहते तो समानता का अधिकार, पर बहुत लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है तो इससे लोगों की जो समानता है उसको भी हानि पहुंचती है। तो ये सब इसकी क्या है, इस पर डिबेट्स है, इस पे अपवाद है, तो आप ये पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।